हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद एबी एक्सपर्ट। सो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इग्नू थर्ड ईयर इंग्लिश का कोड, जो कि हमारा है बिजनेस कम्युनिकेशन। तो इसमें हम आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर साल एग्जाम में आने वाले होते हैं। ये जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ, ये हर साल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल एग्जाम में आते हैं। चाहे क्वेश्चन को घुमा फिरा दिया जाए, यानी कि क्वेश्चन को पूछा अलग तरीके से जाता है, बट क्वेश्चन ये हर साल एग्जाम में आने वाले होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट अपनी तैयारी इस क्वेश्चन पे जरूर कर लीजिएगा एग्जाम से पहले पहले। अगर आपके भी एग्जाम दिसंबर में या जून में आप किसी भी सेशन से हो, तो इन सभी क्वेश्चंस पे अपनी तैयारी कंप्लीट कर लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है यहाँ पे। व्हाट इज कम्युनिकेशन? व्हाट इज कम्युनिकेशन? आपको मैं बता दूं कि कम्युनिकेशन है क्या। इसके आंसर्स यहाँ पे आपको दिख नहीं रहे। अगर आंसर्स की वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए, जिससे कि हम आंसर्स की वीडियो भी लेके आए आपके लिए। तो देखिए, कम्युनिकेशन होता क्या है। यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज कम्युनिकेशन, इसका डेफिनेशन आपको लिखना होगा और कम्युनिकेशन को अच्छे से डिफाइन करना होगा। तो देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो आप क्या करना, उसमें एक डायग्राम भी अटैच कर देना, क्योंकि जब डायग्राम आप बना के उसे अच्छे से एक्सप्लेन करते हो तो आपके और अच्छे मार्क्स आने की गारंटी होती है। जो एग्जामिनर होता है वो अट्रैक्ट हो जाता है, और जब वो आपका एग्जाम जो भी आंसर्स होता है उसे चेक करता है, तो वो और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है कि आपने जिस तरीके से एक डायग्राम से और समझाते हुए एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से लिखा है, और आंसर भी लिखा है, साथ में डायग्राम भी बना रखा है। तो जो एग्जामिनर होता है वो और अच्छे से क्या हो जाता है, आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसलिए कभी भी आंसर लिखना तो डायग्राम के साथ ही लिखना। तो देखिए, मैं कम्युनिकेशन समझा देती हूँ। कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन एक बातचीत होता है, यानी कि एक कन्वर्सेशन होता है। मान लो डायग्राम आप वहाँ पे ड्रॉ करोगे, तो डायग्राम में 2 पर्सन यहाँ पे बना दोगे, एक पर्सन यहाँ पे, एक पर्सन यहाँ पे, और आप इसमें कम्युनिकेशन को डिफाइन करोगे। तो ठीक है, एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है। इसको अच्छे से बना देना, इसे गर्ल्स बना दो, या इसे बॉयज, दोनों को बॉयज ही बना दो, या दोनों को गर्ल्स बना दो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम के थ्रू आपको समझाना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन में ये जो अपनी बातों को रखने वाला है ये सेंडर हो गया, ये जो बातों को लेने वाला है यानी कि सुनने वाला ये हो गया रिसीवर, फिर बाद में ये सेंडर बन जाएगा, ये रिसीवर। तो देखिए, कम्युनिकेशन है क्या, सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इस बुक का हेडिंग ही है ये। देखिए, बुक का हेडिंग ही है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन इस बुक का नाम है। तो देखिए, इसमें कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है कि बातचीत होती क्या है। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने आइडियाज़ को ट्रांसफ़र करते हैं किसी अदर पर्सन, किसी वन पीपल के साथ, या फिर मोर। ठीक है, वन पर्सन और मोर पर्सन, हम एक के साथ भी कर सकते हैं, या फिर किसी बहुत सारे पर्सन के साथ भी अपने इन्फॉर्मेशन, अपने आइडियाज़ का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन जो है ये एक कम्युनिकेट का प्रोसेस है। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेट, यानी कि बातचीत करने की एक प्रक्रिया है, हिंदी में बोले तो। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है, एक बातचीत है, जिससे आप, हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को, अपने इन्फॉर्मेशन को, किसी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, या फिर किसी भी थिंकिंग को अपनी, हम क्या करते हैं, सामने वाले तक ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम किस बात का ध्यान रखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें हम ध्यान रखते हैं CODE, कोड। कोड का मतलब होता है लैंग्वेज, यानी कि इसमें पर्टिकुलर किसी एक कोड का ध्यान रखा जाता है। मान लो ये जो पर्सन है, देखिए ये जो पर्सन है, मैं आपको पेंसिल का कलर चेंज करके दिन मैं आपको समझाती हूँ। मान लो ये जो पर्सन है, ओके, फर्स्ट पर्सन, इसने अपनी बातें रखी सामने वाले के सामने, बट ये किसका ध्यान रखेगा कि जो सामने वाले के सामने मैं बातें रख रहा हूँ वो कौन सी लैंग्वेज जानता है। ओके, ये मान लो ये इंग्लिश जानता है और सामने वाला हिंदी जानता है, तो फिर क्या होगा कि इन दोनों की कम्युनिकेशन हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कोड को ध्यान में रखना, यानी कि लैंग्वेज को ध्यान में रखना। सामने वाले से बात करो तो उसी लैंग्वेज में करो जो सामने वाला समझ जाए, या फिर आपको वही लैंग्वेज, आप उसी लैंग्वेज में बात करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होता है। तो ये तो हो गया कम्युनिकेशन का प्रोसेस, या फिर आपका बोल सकते हो आप कम्युनिकेशन का डेफिनेशन। ठीक है, अब देखिए नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन के टाइप्स बताने यहाँ पे, यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, मोस्टली देखा जाता है कम्युनिकेशन का तो टू टाइप्स का बताया जाता है। एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल, बट मैं यहाँ पे आपको 4 टाइप्स बताऊंगी कम्युनिकेशन के। सबसे नंबर 1 पे देखें, तो देखिए कम्युनिकेशन का जो सबसे फर्स्ट आपको बता दूँ, एक तो हो गया वर्बल, आप भी जानते हो, और एक होता है नॉन वर्बल। ठीक है, ये आप सभी जानते होगे। वर्बल क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है जब हम अपने शब्दों के थ्रू, यानी कि अपने वर्ड्स के थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और नॉन वर्बल होता है, उसमें हम वर्ड लेस होता है। नॉन वर्बल क्या होता है, वर्ड लेस होता है, यानी कि इसमें शब्द नहीं होते। ओके, ये इशारों में बातें करना नॉन वर्बल होता है हमारा, इशारों में बातें करना, या फिर आप
आप क्या करोगे, बॉडी सिंबल का यूज करोगे या फिर किसी भी सिंबल का यूज करके कम्युनिकेट करोगे। और जो वर्बल होता है वो वर्ड्स के थ्रू बात करते हैं, यानी कि अपने शब्दों में, अपनी आवाज़ से, ठीक है। तो ये होता है नॉन वर्बल और ये वर्बल, ठीक है। इसके अलावा और कौन से टाइप्स होते हैं, इसके अलावा होते हैं एक होता है फॉर्मल, ओके, एक होता है फॉर्मल और एक होता है पेट। देखिए, एक होता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होता है एक सेकेंड, ये पेंसिल, हाँ, एक होता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। इनफॉर्मल होता है और एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये भी एक टाइप्स होते हैं, कम्युनिकेशन का टाइप्स है ये, ठीक है। तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ये होता है आपका वर्क प्लेस पे, किसी स्कूल में, किसी ऑफिशियल जगह पे, ऑफिशियल प्लेस पे, ऑफिशियल कोई भी प्लेस होता है वहाँ पे, या फिर किसी एल्डर से, ठीक है। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन वहाँ पे होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का होता है अपने रिलेटिव में होता है, अपने फ्रेंड्स में होता है, साथ के साथ अपने सिबलिंग्स में कर सकते हैं हम, तो ठीक है। हम इन सब में हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल्स वगैरह हर चीज़ में हम ये इन सब जगह पे हम इनफॉर्मल जगह पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यूज करेंगे और फॉर्मल कम्युनिकेशन वर्क प्लेस पे यूज करेंगे। तो ये सब टाइप्स होता है किसका, कम्युनिकेशन का। तो वो यहाँ पे पूछा गया, बाकी आपको डिफाइन करके अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपका, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या बताना है आपको, डिफरेंट कर बताना है, डिफ्रेंशिएट, ओके, किसमें, फॉर्मल कम्युनिकेशन में, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया फॉर्मल कम्युनिकेशन होता क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। आंसर्स के साथ अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको आंसर्स के साथ वीडियो चाहिए विद एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझाते हुए, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बैरियर्स। यहाँ पे हम देखेंगे जो बैरियर्स हैं इसका मतलब क्या है। देखिए, बैरियर्स का मतलब होता है, मान लो एक पर्सन है, ये जा रहा है, ठीक है, ये चल रहा है, देखते रहना, समझते रहना, ये चल रहा है, ठीक है, ये रोड है, ये क्या है, रोड, ये रोड पे चल रहा है। अब यहाँ पे बहुत बड़ा पहाड़ है, तो ये क्या करेगा, ये इसके रास्ते में बाधाएं बन रही है नहीं, ये आगे जा रहा है, बट ये इस पहाड़, यहाँ पे बहुत बड़ा पहाड़ है, अब ये कैसे जाएगा, अब इसे रास्ता बदलना होगा, वो इसके लिए क्या है, वो इसके लिए बैरियर्स हैं, बाधाएं को हम बैरियर्स बोलते हैं। तो वैसे ही कम्युनिकेशन में बात करें, कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्या होता है, यानी कि जो बातों के बीच में आने वाली बाधाएं, उसे हम बैरियर्स बोलते हैं, ठीक है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि बातों के बीच में आने वाली बाधाएं। अब कौन कौन सी बाधाएं हो सकती हैं, सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट जो कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला होता है कोड की बाधा, यानी कि कोड का बैरियर्स, यानी कि लैंग्वेज, हम बोल सकते हैं लैंग्वेज, समझ जाना आप स्पेलिंग, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी क्या हो सकती है, दूसरी हो सकती है वोकैबलरी। वोकैबलरी भी एक बैरियर्स का रीज़न बनता है, कम्युनिकेशन का बैरियर्स बनता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या हो गया, सबसे फर्स्ट हो गया कोड, ओके। सेकंड हो गया आपका वोकैबलरी, वोकैबलरी, ठीक है। चलिए वोकैबलरी। थर्ड क्या हो गया, इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट भी आपका होगा, ओके। देन उसके बाद क्या होगा आपका, इन्वायरमेंट के बाद आपका जो आपके आपकी थिंकिंग भी हो सकती है, यानी कि सपोज सामने वाली की थिंकिंग अलग है, ओके, सामने वाली की थिंकिंग अलग है, आपकी थिंकिंग अलग है, तो आप कैसे बातें करोगे, आप सही से बातें नहीं कर पाओगे, क्योंकि सामने वाले की सोच अलग है, आप कुछ और बोलना चाह रहे हो, सामने वाला कुछ और बोलना चाह रहा है, तो ऐसे आप लोगों की कम्युनिकेशन सक्सेस हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी, बिल्कुल भी आप सही से कम्युनिकेशन कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसलिए ये सब क्या हो गया, ये सब आपका बैरियर्स होता है, ओके। सबसे पहला क्या बताया मैंने आपको, कोड। सेकंड नंबर पे क्या है, वोकैबलरी। थर्ड नंबर पे क्या है, इन्वायरमेंट, ओके, इन्वायरमेंट। और फोर्थ नंबर पे क्या बताया था मैंने आपको, थिंकिंग, ओके, थिंकिंग आपका हो गया, ठीक है, ये आपका बैरियर्स हो गया। इसके अलावा और भी बैरियर्स हो सकती है, जैसे कि मैं आपको ओरली बता देती हूँ, यहाँ पे रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। देखिए आपका थिंकिंग, आपकी थिंकिंग भी इंपॉर्टेंट है, साथ का प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बैरियर्स का रीजन बनता है कम्युनिकेशन के बीच। जैसे कि देखो, आप किसी से बातें कर रहे हो, ओके, आप भी इंग्लिश लैंग्वेज जानते हो, सामने वाला भी जानता है, आप उसी लैंग्वेज में बातें कर रहे हो, आप भी इंग्लिश में बातें करो, वो भी सामने वाले बात कर, बट आप किसी वर्ड को अलग प्रोनाउंस कर रहे हो, ठीक है, आप किसी वर्ड को अलग प्रोनाउंस करोगे, सामने वाला कुछ और प्रोनाउंस करेगा, तो आप समझ नहीं पाओगे कि ये बोलना क्या चाह रहा है। इसीलिए प्रोनाउंसिएशन भी बहुत बड़ा बैरियर्स का कारण बनता है, बैरियर्स बनता है किसका, कम्युनिकेशन सक्सेस ना होने का, ठीक है। उसके बाद आप ले सकते हो, आप स्ट्रेस,
ले सकते हो, वॉइस मॉड्यूलेशन ले सकते हो, ठीक है। स्ट्रेस यानी कि अगर आप किसी टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, तो वो भी एक रीज़न बनता है, आप सामने वाले से सही से बात नहीं कर पाते, ठीक है। कॉन्फिडेंस डाउन रहता है तब भी आप बात नहीं कर पाओगे सामने वाले से। एंड वॉइस मॉड्यूलेशन भी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब होता है आप सामने वाले से बात कर रहे हो और आपको कब धीमा कब फास्ट होना है ये सब नहीं पता आपको, ठीक है। आपको चिल्ला के बात नहीं करनी, बट आप चिल्ला के बात कर रहे हो, ठीक है। ये सब एक रीज़न होता है किसका, कम्युनिकेशन सक्सेस ना होने का। तो इस वजह से क्या होता है, ये कारण हो जाता है कम्युनिकेशन सक्सेस ना होने का। तो ये बैरियर्स हो जाता है, ठीक है, इसी को हम बैरियर्स बोलते हैं। ओके, फिजिकल हो सकता है आपका, फिजिकली भी हो सकता है, जैसे कि आप फिजिकल इन्वायरमेंट जो होता है ना हमारे आसपास के इन्वायरमेंट, वो भी अगर बेकार रहे। ओके, एक इन्वायरमेंट होता है, एक अलग तरीके का होता है, जैसे कि आप जिस माहौल में हो वहाँ पे शोर शराबा है तो आप बात नहीं कर पाओगे। एक होता है फिजिकल इन्वायरमेंट, जैसे कि आप दोनों बहुत दूर हो बट आप चिल्ला के बात कर रहे हो, वो भी चिल्ला के, तो ऐसे बात नहीं हो पाएगा, आप बहुत दूर दूर हो। एक ही हो गया फिजिकली डिस्टेंस आप दोनों में, ठीक है, इसी को हम बोल सकते हैं, ये फिजिकल इन्वायरमेंट में आ जाएगा। एक होता है कि बहुत भीड़ में आप हो, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट, या तो इन्वायरमेंट में आपके शोर शराबा है बहुत ज़्यादा, गाने वाने बज रहे, तो आप कैसे बात करोगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये एक बाधाएं उत्पन्न करती है, यानी कि एक बैरियर्स का कारण बनता है किसमें, कम्युनिकेशन के बीच। ओके, जैसे कि सपोज आप मुझे ही ले लो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मेरी बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा शोर शराबा है तो आपको मेरी आवाज़ कम और मेरे बैकग्राउंड की आवाज़ ज़्यादा आएगी, तो आप ऐसे पढ़ भी नहीं पाओगे, करेक्ट अच्छे से पढ़ भी नहीं पाओगे। तो ये सबसे बड़ा रीज़न हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा इन्वायरमेंट ठीक नहीं है और मैं आपको पढ़ा रही हूँ। या फिर आप अपना ही ले लो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, मेरी वीडियो देख के पढ़ रहे हो और आपके आसपास बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, तो आप मेरी आवाज़ भी नहीं सुन पाओगे। फिर आपने बड्स लगा लिया, तब भी बहुत सारा शोर शराबा है आपके पास, तो आप कैसे पढ़ोगे। तो ये क्या होता है, बैरियर्स बनता है हमारे कम्युनिकेशन के बीच, और ये भी कम्युनिकेशन ही हुआ। मैं आपको समझा रही हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आप तक पहुँच रहा है, ठीक है। तो ये भी एक ये भी कम्युनिकेशन हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स का मतलब होता है किससे मिलके हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट बनता है, तैयार होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो होता है ना, पर्सन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सन। और पर्सन यानी कि जो कम्युनिकेशन होगा वो पर्सन के बीच ही तो होगा, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बीच ही तो होगा बातचीत। तो उसमें ये कितने पर्सन के बीच हो सकता है, 2 पर्सन के बीच भी हो सकता है एंड मोर पर्सन के बीच भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि 2 पर्सन के बीच भी हो सकता है एंड ज़्यादा पर्सन के बीच भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे 2 पर्सन आपस में बात कर रहे हैं तो इनके बीच भी हो सकती है बातचीतें, लेकिन बहुत सारे लोग एक साथ बात कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन, तो वो भी बात ही हुआ, तो बहुत सारों के बीच में भी हो सकता है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो क्या होता है कम्युनिकेशन जो होता है किसी 2 पर्सन के बीच और मोर पर्सन के बीच हो सकता है। एंड दूसरा जो है इम्पोर्टेंट एलिमेंट वो है मैसेज। मैसेज का मतलब होता है टॉपिक, ठीक है। मैसेज का मतलब होता है टॉपिक, यानी कि जैसे कि कोई 2 पर्सन बात कर रहे हैं, अब उनको यही नहीं पता कि किस टॉपिक पे बात करना है, तो बताओ कैसे हो जाएगा। अगर उसे टॉपिक ही नहीं पता किस टॉपिक पे बात करना है तो फिर इनका कम्युनिकेशन होगा ही नहीं कंप्लीट। तो इसलिए दूसरा क्या है, मैसेज या टॉपिक या इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। तीसरा थर्ड एलिमेंट की बात करूँ तो वो है चैनल का मतलब होता है मीडियम, यानी कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं किस मीडियम में कर रही हूँ, किस चैनल से कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ ऑनलाइन मतलब मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, यूट्यूब चैनल है मेरा, ठीक है। यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद एबी एक्सपर्ट की बात नहीं कर रही मैं आपसे, यूट्यूब की बात कर रही हूँ। मैं यूट्यूब के थ्रू आपको क्या कर रही हूँ, वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। तो किस चैनल के थ्रू कर रही हूँ, किस मीडियम के थ्रू, मैं यूट्यूब मीडियम के थ्रू कर रही हूँ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मीडियम। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा एलिमेंट है जिससे कम्युनिकेशन बनता है, कंप्लीट होता है। ओके, फोर्थ हो गया हमारा कोड। ओके, कोड भी एलिमेंट है, यानी कि जब हम किसी लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे अपनी कम्युनिकेशन करेंगे कैसे, इसलिए भी एक एलिमेंट है। उसके बाद हमारा फिफ्थ एलिमेंट हो जाएगा सेंडिंग। अब देखिए जो हम मैसेज को सेंड कर रहे हैं वो हम सोशली कर रहे हैं या फिजिकली कर रहे हैं, यानी कि हम सामने वाले को अपनी बातें, एक पर्सन को ही अपनी बातें समझा रहे हैं या फिर हम बहुत सारे पब्लिक में लोगों को अपनी बातें समझा रहे हैं। तो आप ये बताइए, मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ओके, मैं यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो मैं सोशली दे रही हूँ या फिजिकली दे रही हूँ, आप खुद ही मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैं आपको फिजिकली एक पर्सन को पढ़ा रही हूँ या सोशली सभी को पढ़ा रही हूँ। ये मेरी वीडियो से सभी पढ़ेंगे,
सभी जितने भी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचेगी वो पढ़ेंगे या फिर सिर्फ 1% ही पढ़ेगा इस वीडियो से। तो ये चीज़ मुझे आप बताइए कमेंट करके कि ये जो मेरा मैं आप लोगों को कम्युनिकेट कर रही हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिशन कर रही हूँ आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ, तो ये सिर्फ आप ही पढ़ोगे या फिर और भी लोग पढ़ेंगे? तो ये सोशली हुआ या फिर फिजिकली हुआ, इसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं समझ जाऊँगी आप समझ गए। ठीक है, हो गया ये 5 एलिमेंट हमारा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 6। ये है आपका इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेशन का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, क्या पड़ेगा इफेक्ट। तो देखिए कम्युनिकेशन का इफेक्ट की बात करें तो हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। यानी कि अगर आपका क्वेश्चन आ जाए इफेक्टिव कम्युनिकेशन या फिर इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन का क्या इफेक्ट होता है, और या फिर आपका आ गया इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो इन दोनों में मैं थोड़ा सा डिफरेंट बता देती हूँ। इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट है। आप देखिए क्या, अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो, ओके ओके, मान लो आप किसी स्टेज पे गए हो, ओके, और आपको बोला गया है कि आप इस टॉपिक पे सभी को समझाओ, या फिर मान लो कोरोना वायरस पे आपको सभी को समझाना है, हिंदी में ही समझा दो, हिंदी में ही आपको एक्सप्लेन करना है कोरोना वायरस पे। तो आप वहाँ पे गए, आपने, और आपको बोला गया है, और साथ के साथ एक और आपके साथ है कॉम्पिटिटर, उसे भी बोला गया है कि आप भी जाके कोरोना वायरस पे समझाओ। देखा जाएगा कि दोनों में से कौन बेटर समझाता है। तो आप गए समझाने के लिए, आपको नॉलेज तो बहुत है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है कोरोना वायरस के बारे में, आप समझाना चाह रहे हो सामने वाले को, बहुत सारी पब्लिक है, आप समझा रहे हो, आपने स्टार्ट किया कि हेलो हाँ ये वो, आपने आप समझा नहीं पा रहे, मतलब आपको पता बहुत है बट आप समझा नहीं पा रहे किस तरीके से बोलना चाहिए। आप पहले वाला जो पहले की बात है वो बाद में बोल दे रहे हो, बात की पहले में, यानी कि स्टार्टिंग में क्या बोलना चाहिए आपको पता नहीं है। तो ये क्या हो गया, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा, आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। और उसी की जगह अगर एक और आपके साथ जो कॉम्पिटिटर है वो आया समझाने के लिए, उसने अच्छे से पॉइंट वाइज समझा दिया कि क्या कैसे कोरोना वायरस की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कैसे हुआ, कैसे हमारे इंडिया में आया, क्या क्या हुआ उसके लिए, ठीक है, ये सब चीज़ अब तक क्या हो चुका है, अब तक क्या रिजल्ट है, ठीक है, वैक्सीन का जो चीज़। तो उसने सब चीज़ अच्छे से समझा दिया कि कोरोना वायरस के लिए रोकथाम के लिए क्या क्या स्कीम चलाई गई, सब चीज़ बोल दिया। तो उसने अच्छे से समझाया। अब बताओ उसका क्या हुआ, उसकी हर एक स्पीच को ऑडियंस ने बहुत ही ध्यान से केयरफुली सुना, तो उसकी जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव हो गई, उसने अच्छे से इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन अच्छे से समझाया, तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा, एक पॉजिटिव पड़ा, और आपका इफ़ेक्ट क्या पड़ा, एक नेगेटिव पड़ा। तो यही इफ़ेक्ट नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरीके का होता है। अगर आपका आता है एग्ज़ाम में कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में लिखो, तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में आप पॉजिटिव एंगल को ही लिखना, और अगर आपका आ गया इफ़ेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन को लिखो, तो उसमें आप दोनों एंगल लिखोगे कि अगर आप जिस तरीके से बातें करोगे उस तरीके का आपका इफेक्ट पड़ेगा कम्युनिकेशन का। ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, इम्पोर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस। यहाँ पे पूछा गया है कि जो कम्युनिकेशन है उसका क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस में, यानी कि बिजनेस में कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस रोल होता है। तो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि मैं आपको बता दूं। जो कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है, तो बातचीत को ना हमें बहुत ही केयरफुल तरीके से करना चाहिए अगर हम वर्क प्लेस पर बातचीत कर रहे हैं। जब हम बिजनेस के दौरान, यानी कि बिजनेस के टाइम पे, जब हम कभी भी बिजनेस के, यानी कि बिजनेस के सिलसिले में जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो उस टाइम पे जो हम कम्युनिकेट करते हैं ना, वो एक पोलाइट, एक फॉर्मली अलग ही तरीके का होता है हमारा। ठीक है, ये नहीं होता कि जो हम अपने घर में जैसे बातचीत करते हैं, हाँ ये खा ले वो खा ले, या फिर ये दे दे या वो दे दे, या फिर जो भी, ठीक है, मैं करके ऐसे, मतलब इस तरीके से हमने कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए बिजनेस के टाइम पे या फिर किसी भी वर्क प्लेस पे। तो ठीक है, यहाँ पे आपका ना यही बताया गया होगा। सपोज आप अपनी तरफ से सोचो कि किसी क्लाइंट से आप बात कर रहे हो, ओके, आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में किसी क्लाइंट से अगर बात कर रहे हो या फिर जिसके साथ पार्टनरशिप में आप बिजनेस कर रहे हो, तो उसके साथ अगर कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो आप जैसे अपने भाई से बातें करते हो वैसे बात करोगे, बिल्कुल नहीं। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि जो कम्युनिकेशन है ना, उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है बिजनेस में। ओके, इंपॉर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस, तो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, कम्युनिकेशन को ध्यान में रखना जरूरी होता है हमें बिजनेस के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, यानी कि देखिए यहाँ पे आप ये मान लो छत है, और आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, ये छत है, ये है सीढ़ी, ओके, आप यहाँ पे खड़े हो, तो ये बताओ आपको यहाँ पे जाना है, ओके, यहाँ पे आपको जाना है, तो इसका एक प्रोसेस है कि आपको पहले सीढ़ी पे चढ़ना होगा,
तब आप ऊपर पहुंच पाओगे। ऐसा तो नहीं कि उड़ के ऊपर पहुंच जाओगे, बिल्कुल नहीं ना। तो हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का भी एक प्रोसेस ही पूछा गया है। तो देखिए क्या प्रोसेस है ये मैं आपको बता दूँ। जो कम्युनिकेट करते हैं हम किसी से, बातचीत करते हैं, तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। सबसे पहला होता है कि सेंडर, यानी कि मैसेज को सेंड करने वाला, बात करने वाला। ओके, चलिए मैं यहाँ पे सेंडर ना लिख के मैं यहाँ पे एक व्यक्ति यानी कि पर्सन बना देती हूँ। सेंडर, एस के पास ये हो गया पर्सन, जो कि अपने इन्फॉर्मेशन को पहुँचा रहा है, ठीक है, सामने वाले तक। तो इससे स्टार्ट होगा प्रोसेस। इसने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को पहुँचाया। अब ये जब अपने इन्फॉर्मेशन को पहुँचा रहा है तो इसने क्या किया, सबसे पहले किसी कोड का यूज करेगा, यानी कि लैंग्वेज का। अभी कौन से लैंग्वेज का यूज़ करेगा, जिसको सामने वाला समझ जाए। तो इसने जिस लैंग्वेज का यूज किया, इसने किया मान लो हिंदी लैंग्वेज का यूज़। तो जब हम किसी कोड का यूज करते हैं ना, और उस टाइम पे खुद पहले समझते हैं फिर समझाते हैं, तो उसे हम एनकोडर बोलते हैं। ठीक है, इसने पहले एनकोड किया, एनकोड, ओके, एनकोड किया। अब एनकोड करके फिर क्या करेगा, एनकोड करके फिर उस टॉपिक को कंप्लीट कर लेगा, यानी कि मैसेज को इसने क्या किया, तैयार कर लिया, मैसेज को इसने तैयार कर लिया। पहले इसने एनकोड किया, किसी लैंग्वेज को लिया, फिर उस मैसेज को कंप्लीट कर लिया। अब उस मैसेज को क्या करेगा, किसी चैनल के थ्रू, चैनल, ठीक है, यानी कि मीडियम, चैनल के थ्रू भेजेगा। अब इसने कौन से चैनल का यूज किया, इसने कर लिया मान लो व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर इसने डाक के थ्रू, ठीक है, या फिर मान लो इसने स्पीड पोस्ट कर दिया, ठीक है, पोस्ट मैन के थ्रू भेज दिया, ठीक है, पोस्ट मैन के थ्रू। अब ये मैसेज जा रहा है, अब ये गया किसके पास, ये गया आपका रिसीवर के पास। ये रहा रिसीवर, ये रिसीवर है, ओके। रिसीवर को मैं चेंज कर देती हूँ कलर से। ये व्यक्ति हो गया रिसीवर, यानी कि मैसेज को लेने वाला। अब इसके पास पहुँच गया। अब रिसीवर क्या करेगा, अब रिसीवर करेगा पहले मैसेज को डिकोड करेगा, यानी कि डिकोड का मतलब लैंग्वेज को समझेगा अच्छे से। तो डिकोड किया इसने पहले, डिकोड करके फिर इस पर अपना फीडबैक देगा। फिर होता है फीडबैक। ये प्रोसेस है हर चीज़ का, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, वैसे कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। तो इसने फीडबैक दिया। फीडबैक का मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर सपोज मैं आपको कॉल कर रही हूँ, मैं कहूँगी हेलो हाय कैसे हो आप, तो आप क्या बोलोगे, मैं ठीक हूँ। तो ये आपका फीडबैक हो गया। मैंने आपको सेंडर होके इन्फॉर्मेशन भेजा, आपने उसका जवाब दिया, तो वो होता है फीडबैक, ठीक है। तो डिकोड करके फिर वो फीडबैक देता है। फिर फीडबैक किसके थ्रू देगा, किसी चैनल के थ्रू देगा। चैनल होता है, यानी कि इसने किस थ्रू दिया, ये भी डाक के थ्रू दे देगा, स्पीड पोस्ट के थ्रू, पोस्टमैन के। अब ये पहुंच गया फिर से सेंडर के पास। तो अब यहाँ पे सेंडर तो रिसीवर बन गया और रिसीवर सेंडर बन गया, देखा आपने। यानी कि जो रिसीवर था उसने मैसेज को दोबारा से उसने सेंड किया मैसेज को, तो वो क्या हो गया, वो सेंडर बन गया। और जिसने पहले सेंड किया था वो अब रिसीवर बन गया, यानी कि वो रिसीव करने लगा। समझ गए, ये एक प्रोसेस होता है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे किस तरीके का प्रोसेस होता है। इसी तरीके से आपको डायग्राम बना के एग्जाम में अच्छे से समझाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस द वेरियस फॉर्म। यहाँ पे पूछा गया है कि आप क्या समझते हो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से आप समझते क्या हो, और डिस्कस करना है आपको द वेरियस फॉर्म्स, यानी कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन, उसका ना आप कुछ फॉर्म्स होते हैं, यानी कि टाइप्स, आप इसके पार्ट्स भी बोल सकते हो। तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके ऊपर भी मैं आंसर्स के साथ आपकी वीडियो लेके आऊँगी, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे तो इन सभी को अच्छे से समझाते हुए सभी की वीडियो लेके आऊँगी। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जो यहाँ पे पूछा गया है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और उसके वेरियस के बारे में। तो देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जैसे कि हम जब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यानी कि स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी बिजनेस, मान लो हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, तो उसी को स्टार्ट करने को हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ओके, तो वो जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि हम किस किस टाइप के बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे पूछा गया है आपके टाइप्स ऑफ, या फिर आप टाइप्स बोल सकते हो, या फिर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वेरियस, एक ही बात हुआ, ठीक है। तो देखा जाता है मोस्टली जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसे ना 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 5 कैटेगरी में, ओके, याद रखना, मैं आपको बता रही हूँ 5 कैटेगरी में। सबसे पहला जो है वह है सोल प्रोप्राइटरशिप, ओके, सबसे फर्स्ट क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। अभी और दूसरा जो है, पहले एक एक को मैं बता देती हूँ, उसके बाद आपको डिफाइन कर दूंगी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहला क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ओके।
थर्ड आपका है पार्टनरशिप, एंड फोर्थ आपका है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, ये है आपका फोर्थ, एंड लास्ट आपका फिफ्थ है आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये कितने हो गए टोटल 5 आपके यहाँ पे पार्ट्स हो गए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। अब एक एक को मैं आपको बताती हूँ। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसका मीनिंग क्या है, क्या मतलब है। तो देखिए, सपोज आपने सुना होगा कि किसी ने अपना इन्वेस्ट करके खुद के मन से और अकेले अपने बल पे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे होते हैं जो खुद के दम पे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। यानी कि अगर उनका लॉस हो तो खुद का हो, अगर उनका बेनिफिट हो यानी कि उनका क्या हो, अगर उस बिजनेस में उनका बेनिफिट हो, प्रॉफिट हो, तो वो उनका हो। यानी कि प्रॉफिट भी खुद का होगा, लॉस भी खुद का होगा। ना वो किसी के साथ मिलकर करते हैं, ना वो किसी से कुछ लेके करते हैं, वो सिर्फ खुद का बिजनेस खुद स्टार्ट करते हैं। तो लॉस भी उन्हीं का होगा, प्रॉफिट भी उन्हीं का होगा। तो उसे हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये होता है हमारा पहला बिजनेस। उसके बाद जो दूसरा आपको मैंने बताया जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें होता है जैसे कि मान लो आपके दादा परदादा या फिर आपके फादर या फिर कोई भी आपके चाचा ताऊ या कोई भी मतलब पुराने टाइम में किसी ने आपके रिलेटिव हो तो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, ओके। बट उनकी किसी वजह से डेथ हो जाए या फिर वो ना संभाल पा रहे हो, तो उनकी बिजनेस को जब आप संभालते हो, यहाँ पे फैमिली आ रहा है ना, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो इसका मतलब है कि जैसे कि आपके फैमिली मेम्बर में या फिर आपके किसी भी ग्रैंडफादर या फिर किसी कोई भी रिलेटिव ने बिजनेस स्टार्ट किया हो और वो बिजनेस को आगे ना बढ़ा पा रहे हो, तो उससे क्या करोगे, आप बढ़ाओगे आगे। तो वो हो गया आपका, इस तरीके के बिजनेस को हम बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। उसके बाद थर्ड आपका क्या था, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप आप नाम से समझ गए होगे कि जब हम किसी के पार्टनरशिप यानी कि किसी के साथ मिलकर, कोई 2 पर्सन मिलकर या 3 पर्सन मिलकर या भी जो भी, ठीक है, मिलकर जब क्या करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और जो प्रॉफिट होता है, जो लॉस होता है, वो दोनों हाफ हाफ होता है, ठीक है। प्रॉफिट भी 50-50%, लॉस भी 50-50%। तो उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड कैटेगरी। ये आपके फॉर्म्स है सारे, ओके, सारे बैरियर्स हैं, ओके। फोर्थ आपका यहाँ पे है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपका होता है कि इसका जो रिलेशन होता है वो सोसाइटी से होता है, सोसाइटी से इसका रिलेशन होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इसके अंदर आप देख सकते हो, इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप देखा जाता है, यानी कि ग्रुप को डेडिकेट किया गया है इसमें। मान लो इसमें क्या होता है कि आप खुद की प्रॉब्लम्स को और सामने वाले की प्रॉब्लम्स को समझते हुए, कोऑपरेट करते हुए क्या करोगे, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओगे। यानी कि आप क्या करोगे कि जैसे कि इसमें हमारा भी बेनिफिट हो जाए और सामने वाले का ही बेनिफिट हो जाए, बस बेनिफिट हो जाए। और कोऑपरेट करोगे कि आपका अगर थोड़ा लॉस भी हो बट उसमें क्या हो कि बेनिफिट हो, ओके। लॉस को आप कोऑपरेट करके सामने वाले के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करोगे। आपने देखा होगा कि बहुत सा बिजनेस होता है ऐसे कि सामने वाले के साथ क्या करते हैं, कोऑपरेट करके, मान लो अमूल का ले लो, अमूल दूध, तो अमूल दूध और बाकी जो दूसरा दूध, तो अगर कोई दूध बिकता होगा तो वो सामने वाले दूध से कोऑपरेट, या तो अमूल दूध भी अलग अलग कंपनी बेचती होगी, ठीक है। तो वो क्या करेगी कि वो कोऑपरेट सामने वाले से कर लेगी। आप देखते होगे कि वेजिटेबल, आप अगर मंडी में जाते होगे सब्जी बेचता हुआ, तो जितने भी आलू वाले होते हैं तो वो आपस में कोऑपरेट कर लेते हैं, यानी कि आपस में बातचीत कर लेते हैं कि आलू जो है इस दाम पे, जो पोटैटो है आलू इस प्राइस में भी बिक रहा है, इतने रुपये किलो है, तो आप भी इतने रुपये किलो ही बेचना, इससे कम ज़्यादा नहीं करना। और आप लाइन से देखोगे हर जगह आलू का प्राइस जो होगा सेम ही होगा। अगर 20 रुपये किलो होगा तो 20 रुपये, 40 रुपये किलो होगा तो 40 रुपये, 50 रुपये तो 80 रुपये, एक ही होगा, सेम प्राइस होगा हर जगह। बस कितना डिफरेंट होता है, 2-3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, इतना ही डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मोस्टली। तो इसी को बोलते हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड लास्ट आपका होता है इसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये भी इसी का ही वेरियर्स है, यानी कि इसी के ही फॉर्म्स होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट इज़ हैप्टिक। यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज़ हैप्टिक। तो देखिए हैप्टिक क्या है, तो ये मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कितने बार आया भी हुआ है और आ भी सकता है आपके लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो हैप्टिक है ना, ये कम्युनिकेशन का पार्ट है। आपने सुना होगा, मैंने बताया भी है आपको कि जो कम्युनिकेशन होता है 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है वर्बल, दूसरा होता है नॉन वर्बल, ठीक है। तो जो वर्बल होता है उसमें वर्ड होता है, ठीक है, विद वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स होते हैं। और जो नॉन वर्बल होता है विदाउट वर्ड्स, ठीक है, वर्डलेस होता है। तो नॉन वर्बल में ही हमारा हैप्टिक आता है। अब हैप्टिक क्या है, देखिए नॉन वर्बल भी ना अलग अलग टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे जो नॉन वर्बल होता है वो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, नॉन वर्बल अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे कि मान लो, देखिए ये जो नॉन वर्बल है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं हम। इसमें क्या होता है, इसमें वर्डलेस होता है, यानी कि शब्द नहीं होते, वर्डलेस। अब इसमें कितने तरीके से बातें होती हैं, एक इशारों में बातें होगी,
ठीक है, इशारों में बातें करेंगे, ठीक है, सिंबल्स का यूज करके, किसी सिंबल्स का यूज करके बातें करना, टचअप करके बातें करना यानी कि टच करके, या फिर आई कांटेक्ट के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बातें करना, बट उसमें वर्ड नहीं होगा, सिर्फ साउंड नहीं होगा। साउंडलेस एंड वर्डलेस कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसमें जो टच करके बातें होती है ना, उसी को हम हैप्टिक बोलते हैं। टच करके का मतलब होता है, मान लो आपका फ्रेंड आया, ठीक है, नहीं आप मान लो कि एक ग्रुप में खड़े हो और वहाँ पे आपने आपने अपने किसी एक मेंबर, मतलब वहाँ पे कोई एक मेंबर है, उसके कंधे पे हाथ रख लिया, तो वो क्या हो गया, वो फ्रेंडनेस को यानी कि फ्रेंडलीनेस को दिखाता है, यानी कि फ्रेंडलीनेस को शो आउट करेगा। इससे पता चलेगा कि आप उसके साथ फ्रेंडली हो, इसलिए आपने उसके कंधे पे हाथ रख लिया, या फिर उसने आपके कंधे पे हाथ रखा, तो वो आपके साथ फ्रेंडली है। ठीक है, ये होगा। या तो मान लो आप किसी से मिलते आपने हैंड से हाथ ही मिला लिया आपने, तो हाथ मिला रहे हो, हैंड से कर रहे हो, तो ये सब क्या है, ये सब आपके फ्रेंडलीनेस को शो आउट करेगा। आप सपोज मान लो कि आप किसी से मिले और वहाँ पे बहुत सारे, तो आप उससे क्या कर रहे हो, गुस्से में उसे थप्पड़ लगा रहे हो, स्लैप कर रहे हो, ठीक है, तो इतने ये किसको दिखाएगा, ये आपके एंग्रीनेस को दिखाएगा, यानी कि आप एंग्री हो, आपके गुस्से को दिखा रहा है। तो यही आपका क्या होता है, ये आपका ना हैप्टिक कहलाता है। ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका होता है। हैप्टिक के अंदर क्या होता है, आप टच करके, ठीक है, टच के थ्रू क्या करते हैं, आप कम्युनिकेशन करते हैं। ये भी कम्युनिकेशन है, इससे आप बता रहे हो सामने वाले को कि आप गुस्से में हो। अगर आप उनके कंधे पे हाथ रख रहे हो, तो आप उसे बता रहे हो कि आप उससे फ्रेंडली हो। अगर आप उसे चिक को पकड़ रहे हो और खुश होकर, तो इससे आप बता रहे हो उसे कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो। अगर बहुत सारा होता है, टच करके जब हम कम्युनिकेट करते हैं ना बिना बोले, तो वो हमारा हैप्टिक कहलाता है। ओके, इतना आप समझ गए हो। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है, इम्पोर्टेंट ऑफ फीडबैक। ओके, इम्पोर्टेंट ऑफ फीडबैक। तो यहाँ पे पूछा गया है कि फीडबैक के इम्पोर्टेंट को बताना है। तो आपको पता होगा कि फीडबैक क्या होता है। जब कोई टू पर्सन आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, मान लो ये पहला पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, तो ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपस में, ठीक है, तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इसने इससे पूछा कुछ और इसने उसका जवाब दिया, तो ये फीडबैक हो गया। यानी कि इसने जो भी बोला उसका जवाब देना, रिप्लाई करना ही फीडबैक कहलाता है। तो फीडबैक का मतलब यही होता है। तो फीडबैक की इंपॉर्टेंस क्या होती है, अगर सपोज एक पर्सन ने कुछ बोला, ठीक है, और दूसरा पर्सन कुछ नहीं बोलेगा, तो क्या इस वाले पर्सन को अच्छा लगेगा और ये कम्युनिकेशन सक्सेस हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कम्युनिकेशन के लिए ना फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मैंने आपसे पूछा कि वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए, आप सभी को लगता होगा कि मैम ने पढ़ाया, हम पढ़े, बस निकल जाओ, हमें क्या है, हमें फीडबैक नहीं देना, हमें कमेंट नहीं करना। बट आपको ये नहीं पता कि आपके फीडबैक से हमें कितना मोटिवेट, मतलब हम कितने इंस्पायर होते हैं, कितने मोटिवेट होते हैं। अगर आपका हमें फीडबैक मिल जाता है तो हम खुद मोटिवेट हो जाते हैं और हम क्या करते हैं, खुद सोचते हैं कि हाँ नेक्स्ट वीडियो बच्चों के लिए ज़रूर लेके आए। अगर आप फीडबैक ही नहीं दोगे, वीडियो देख के चले जाओगे और अपना फीडबैक ही नहीं दोगे कि वीडियो आपको अच्छी लगी, या वीडियो में आपको और क्या चाहिए, या फिर आपको आंसर्स की वीडियो चाहिए, या फिर क्या चाहिए आपको, जो भी चीज़ आपका, जो भी आपकी थिंकिंग है, आप उसमें फीडबैक में कमेंट बॉक्स में डाल दोगे, तो ये आपका क्या हो गया, फीडबैक। ओके, तो फीडबैक क्या होता है, फीडबैक की एक इम्पोर्टेंस होती है। फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है हर एक इंसान के लिए। अगर कोई टू पर्सन आपस में बात कर रहा है तो उनके लिए भी फीडबैक ज़रूरी है। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने आपसे कुछ पूछा, तो उसका जवाब देना कमेंट बॉक्स में, वो भी फीडबैक कहलाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे फीडबैक के इंपॉर्टेंस को पूछा गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेरी हेल्थ थोड़ी डाउन हो रही है, तब भी मैंने सोचा कि आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाए, बिकॉज एग्ज़ाम काफ़ी पास आ चुका है और ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो कि आपकी दिसंबर वाले एग्ज़ाम हो या फिर जून वाले एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस को फाइंड आउट करके लेके आती हूँ। इसके लिए बहुत एनालिसिस करना पड़ता है, सारे क्वेश्चन पेपर को देखना, सैम्पल पेपर को देखना, देन बुक्स को रीड आउट करना, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकालना। तो बहुत मुश्किल से सारे क्वेश्चंस लेके आती हूँ। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है डायलॉग राइटिंग। तो देखिए, डायलॉग्स राइटिंग भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के में आते हैं। ओके, तो ये होता क्या है, ये कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होता है। डायलॉग्स यानी कि दो पर्सन हो, ठीक है,
दो पर्सन होते हैं, उन दोनों में बातचीत होती है। एक मान इसमें टॉपिक कुछ भी दे सकते हैं आपके एग्जाम में ना, कोई भी टॉपिक हो सकता है कि इस टॉपिक पे आप डायलॉग राइटिंग लिखो, आप और आपके फ्रेंड हैं उनके साथ डायलॉग राइटिंग। या फिर आपका डायलॉग राइटिंग दो तरीके का होता है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। यानी कि फॉर्मल डायलॉग राइटिंग होता है कि आपको बोल दिया जाएगा कि आप इंटरव्यू देने गए हो और सामने वाला आपसे क्या कर रहा है, या फिर इंटरव्यू का छोड़ो, इंटरव्यू का उसे कुछ और बोलते हैं। एक डायलॉग राइटिंग होगा कि आपने इंटरव्यू देने गए और वहाँ पे सामने वाले ने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, आपने उनको जवाब दिया, या फिर वो कुछ पूछ रहा है, ये कर रहा है, मतलब इस टॉपिक पे कोई कन्वर्सेशन करनी है, अब वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मल डायलॉग राइटिंग। और एक होता है कि आप अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने गए या फिर अपने फ्रेंड के साथ कहीं पे घूमने गए, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन हो जाएगा, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो ये सब डायलॉग राइटिंग होता है, इसमें कम्युनिकेशन बातचीत लिखना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है यहाँ पे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रीटिंग्स, ब्रीफली एक्सप्लेन। यहाँ पे पूछा गया है कि जो ग्रीटिंग्स होता है उसका क्या मतलब होता है और उसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए ग्रीटिंग्स का मतलब आपको पता होगा क्या होता है। ग्रीटिंग्स का मतलब होता है जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हुए ग्रीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मल वे में आपको ग्रीटिंग्स को एक्सप्लेन करना है कि ग्रीटिंग्स का मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम लिखते हैं ग्रीटिंग्स को, और इसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ब्रीफली, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी पे भी अपनी तैयारी कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 आपका है जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सप्लेन। यहाँ पे आपको जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सप्लेन करना है। जॉब के बारे में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। जब कोई भी अगर जॉब करना स्टार्ट करता है, जब हम जॉब करते हैं तो हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, आ जाती है। जब हम जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या फिर हम कोई भी वर्क करते हैं या फिर किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में बंध जाते हैं, हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया, जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको एक्सप्लेन करना है, बट ये बिजनेस के से रिलेटेड है आपका, ठीक है। तो इन सबको इसके ऊपर भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे है इंटरनल कम्युनिकेशन, और क्वेश्चन नंबर 16 है आपका एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो देखिए ये मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है। जब हम अपने अंदर ही अंदर, यानी कि अपनी अंतर मन में, यानी कि अपने अंदर, ठीक है, अपने ही मन में जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसे हम इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपने अंदर ही अंदर कैसे बात कर लेंगे। आपने मूवी सीरियल्स वगैरह देखा होगा, उसमें क्या होता है कि जो हीरो हीरोइन या फिर कोई भी एक्टर होते हैं, कोई भी एक्टर, किसी भी एक्टर को ले लो, विलन को ले लो या फिर किसी हीरो हीरोइन को या फिर किसी भी एक्टर को ले लो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर में बात करते हैं, अपने अंदर ही अंदर बातें करते हैं और उनकी आवाज़ हमें बाहर सुनाई देती है। आपने देखा होगा वो अपने अंदर बातें कर रहे हैं और हमें बाहर सुनाई देती है। हम उसे क्या करते हैं, बाहर सुनते हैं, बट वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं। तो वो जो अंदर ही अंदर बातें करते हैं ना, उसे ही हम कहते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन तो आपको पता ही होगा कि ये सब जो बातें होती है बाहर बाहर, तो ये सब है। एंड इसको और अच्छे से डिफाइन करके एक्सप्लेन करके आपको लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट हम समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। तो देखिए बॉडी लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको पता ही है, ओके। कि हम किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं और अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, हम अपने हाथों को मसल रहे या फिर अपनी आँखों को मतलब चुरा रहे हैं, उनकी आई कांटेक्ट करके हम बातें नहीं कर रहे उनसे, या फिर हम क्या कर रहे हैं, हम लड़खड़ा रहे हैं, हम ढंग से बातें नहीं कर पा रहे और बॉडी लैंग्वेज हमारी ऐसी है, या फिर हम काँप रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या होता है, ये हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है। तो अगर बेकार होती है तो फिर सामने वाला के ऊपर जो इफ़ेक्ट, गलत इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है हमारी लाइफ में, बिजनेस लाइफ में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कम्युनिकेशन इज की कॉन्सेप्ट इन द। ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, कम्युनिकेशन इज की कॉन्सेप्ट इन द कॉर्पोरेट एंड ग्लोबल वर्ल्ड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी अपनी कंप्लीट तैयारी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स भी आएगा, तो ये किसी भी तरीके का आ सकता है, तो ये तो मैं बता नहीं सकती आपको, ठीक है। ये मैं आपको आंसर्स के साथ लेके आऊँगी, तभी मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगी अच्छे से।
अगर आपको आंसर्स की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, बिकॉज अभी तो मेरी हेल्थ ख़राब है, तब भी मैंने सोचा कि आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया जाए, जिससे कि आप सभी अपनी तैयारी इन क्वेश्चंस पे करते रहिए। एंड अगर आपको आंसर्स की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, या फिर आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो हमसे, ठीक है, जिससे कि वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड की जाएगी। एंड पैसेज राइटिंग भी आपका आएगा, ईमेल राइटिंग भी आएगा, यानी कि ईमेल किस तरीके से लिखा जाता है, ईमेल अगर आपको करना होगा तो किस तरीके से करना होता है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल को किस तरीके से लिखा जाता है, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, ये सब चीज़ आएगा। तो हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, हर एक हर एक क्वेश्चंस के आंसर लेके आऊँगी आपके लिए। बट आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि मैम आपको मैम हमारे लिए आंसर्स की वीडियो लेके आइए। अगर आप सभी को नीड है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुए। सभी को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वायरी हो, तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ये वीडियो उन तक पहुँच सके जिनको इस वीडियो की नीड है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक यू सो मच।